गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का आपके आयनिक सॉलिड में विलायकन ऊर्जा या ये हम कहेंगे आयनिक ठोसों की विलेयता, यहाँ हम सोल्वेशन या लेटिक्स एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी इन आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक यौगिकों में, आयनिक ठोसों में विलेयता को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके साथ लेटिक्स एनर्जी का क्या रोल है या हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सोल्वेशन क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक चीज़ आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी विलायकों के अणु कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। उदाहरण के लिए मान लें पानी के अणु के ऑक्सीजन वाला सिरा अधिक ऋण विद्युत होने के कारण आंशिक ऋणावेश होगा, और जबकि हाइड्रोजन सिरा क्या होगा, आंशिक धनावेश। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन के सिरे हैं, इनको हमने क्या दिखाया है, ये हाइड्रोजन के सिरे जो है आपने दिखा रखा है यहाँ पे। देखिए आप, ये हाइड्रोजन का सिरा आपका है, एक ये सिरा है, ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को हमने नेगेटिव चार्ज दिखा रखा, हाइड्रोजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब दो पोल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें, ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमने यहाँ पर कहा कि ये हाइड्रेशन एनर्जी यानी हाइड्रोजन H2O के अणु का किसी भी हम सॉलिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं या कहीं डिजोल्व करते हैं उसमें, तो उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी कैसे रोल करती है। देखिए, सोडियम क्लोराइड को एक हम ले लें, यहाँ पे एक क्रिस्टल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड क्या है, जिसमें क्रिस्टल अवस्था में मैंने कहा आपको न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यहाँ पे आपको ये सोडियम को दिखा रखा, देखिए यहाँ पे ये क्लोराइड आयन को दिखा रखा है प्लस से और ये माइनस से। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस आर ब्रोड टुगेदर फ्रॉम इन्फिनिटी के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए, इसको सोडियम आयन के चारों ओर आप देखेंगे, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ये सोडियम आयन आपके एनर्जी रिलीज करते हुए, और यहाँ पे H2O देखिए, यहाँ पे Cl आयन है, ये सोडियम है। सोडियम आयन के चारों ओर से ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन है ना, ये चारों ओर लगा हुआ है, क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, पोल उस और डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जैसे क्लोराइड की है, तो क्लोराइड के चारों ओर क्या है, हाइड्रोजन आयन, क्यों, क्लोराइड नेगेटिव है, और हाइड्रोजन आयन जो किसके, जल के हैं, डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि सोल्वेशन में क्या होगा, जब इनका एक सोल्वेशन आयन बनेगा, वो क्या है कि अपने से विपरीत आवेश वाले आयन को चारों तरफ से घेर लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, उनके अंदर एक ब्रेक डाउन होगा, वो क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और क्रिस्टल का जितने आसानी से टूटना हो जाएगा विलीन की सहायता से, वो क्या, सोल्वेशन एनर्जी हो जाएगी। वो कितनी एनर्जी है, ये निर्भर करेगा उसकी लेटिक्स एनर्जी क्या है, उसकी जालक ऊर्जा क्या है अपने क्रिस्टल की, और उसके साथ इसकी ऊर्जा कितनी बन पा रही है, इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए NaCl का हमने यहाँ पे लिया, देखिए ये NaCl को दिखाया हमने सोडियम आयन, सोडियम आयन शायद ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन का है, ये लाल जो कलर से दिखा रहा है ये ऑक्सीजन दिखा रहा है। इसके पास जो व्हाइट कलर में आपको दिखा रखे हैं, ये क्या है, ये आपका, ये व्हाइट कलर में क्या आपके हाइड्रोजन को दिखा रखा है, ये लाल कलर में क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के द्वारा गिरा हुआ नजर आ रहा। तो इसी के आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक जलयोजन ऊर्जा कैसे बनती है, यानी वर्त कैसे इसका बन रहा। तो या ये कह सकते हैं कि मुक्त आयन जलयोजित होकर के एक स्थायी हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। ये प्रक्रिया किसी भी डाइपोल विलेन यानी द्विध्रुव विलायक पोलर सॉल्वेंट जो होता है, जिसमें द्विध्रुव विलायक जिसको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट के साथ हो सकती है, और इस प्रक्रिया को हम एक सामान्य शब्द ले लेते हैं विलायकन यानी सोल्वेशन, तथा इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है सोल्वेशन के दौरान उसको हम कह देते हैं सोल्वेशन एनर्जी। तो जलयोजन विलायकन की एक विशिष्ट अवस्था है, और जल जो है विलायक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है वो इसका बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम कहते हैं सबसे एक अच्छा विलायक के रूप में जल को हम काम में लेते हैं। देखिए इसके अंदर चलते हैं अभी अपन। तो सोल्वेशन एनर्जी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, विलायकन ऊर्जा और आयनिक यौगिक की विलेयता, ये हमने वाटर मॉलिक्यूल को दिखा रखा, पार्शियली हमने पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस रूप में भी दिखा सकते हैं हम इसको। ये पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मीन्स दो ध्रुव जिसमें है धन आवेश और ऋण आवेश, दो ध्रुव जिसमें है। तो सोल्वेशन एनर्जी क्या है, व्हेन एन आयनिक सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल MXS, ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है, इज डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर में हमने डिजोल्व कर रहे हैं, तो द आयनिक सॉलिड इज ब्रोकन इनटू द आइसोलेटेड गैसीय आयन, किसमें, M और X आइसोलेटेड गैसीय आयन में परिवर्तित हो जाए, M आयन बन जाएगा, X आयन बन जाएगा। तो ब्रेकिंग प्रोसेस जो है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इस ब्रेकिंग प्रोसेस के अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें, तो दिस इज कॉल्ड द लेटिक्स एनर्जी, किसकी, क्रिस्टल की, MX आयनिक क्रिस्टल की। यहाँ पे आपको दिखाई, देखिए
Mx एक हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सॉलिड आयन है। इसको एनर्जी रिक्वायर्ड, जो लेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, Mx को किस में तोड़ा हमने, M आयन प्लस X आयन, जो किस में आ गए, गैसीय अवस्था में आ गए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम NaCl का भी ले सकते हैं, Na और Cl वाटर के साथ Na प्लस Cl आयन में। अब वाटर डाइपोल में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है और हाइड्रोजन दोनों तरफ से पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको तो आप पाएंगे, देखिए ये हमारे पास सोडियम आयन है और चारों तरफ से क्या है, ये वाटर का है हमारे पास H2O का। O नेगेटिव चार्ज है जिसको हमने दिखा, देखिए डाइपोल में नेगेटिव चार्ज का जो सिरा है वो सोडियम आयन की तरफ घिराव कर रखा है। इसी प्रकार से यहाँ क्लोराइड आयन है और इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन से, वाटर वाले डाइपोल वाले, उन्होंने क्लोराइड आयन को घिराव कर रखा। तो इस प्रकार से सोडियम आयन या क्लोराइड आयन का एग्जाम्पल हमने लिया कि NaCl क्रिस्टल को किस प्रकार से वाटर की सहायता से प्राइमरी स्रोत बनाकर या कह सकते हैं प्राइमरी जलयोजन वर्त बना करे और द्वितीयक सेल बना करे, कैसे इसको बताया जा सकता है। तो इसमें क्या बताया है कि आयनिक क्रिस्टलों में आयन कैसे होते हैं, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण, अट्रैक्शन फॉर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर्म है, द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, ये हम जानते हैं। इन बंधों को हमने आयनिक क्रिस्टल या जालक ऊर्जा, जो विलय करने के लिए ऊर्जा दी जाती है। तो किसी आयनिक यौगिक की जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होता है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास, एक जालक ऊर्जा आ गई जो हमने कहा कि उस क्रिस्टल की जालक ऊर्जा जो उसको कॉम्पैक्ट को बांधे हुए है, धनायन ऋणायन एक इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उदासीन अवस्था में है। दूसरा हमारे पास है जल योजन ऊर्जा, यानी जल योजन ऊर्जा उसको आयन को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जा रही है। अब इन दोनों पे निर्भर करता है कि कंपाउंड जो हमारा पास है घुलनशील है या अघुलनशील है ना। तो जब घुलनशील है इसका मतलब जल योजन ऊर्जा का मान जो है जालक ऊर्जा से ज़्यादा होगा, क्योंकि जालक ऊर्जा उसको कॉम्पैक्ट को बांधे हुए है हमारे सॉलिड को, और जल योजन ऊर्जा क्या है, उसको तोड़ने में लगे। तो स्वाभाविक है जल योजन ऊर्जा का मान अगर ज़्यादा होगा, या यूँ कहें कि जालक ऊर्जा का मान कम होगा, तो पदार्थ जो है वो घुलनशील होगा। या उल्टा इसका कहें कि जालक ऊर्जा का मान लीजिए ज़्यादा है, जल योजन ऊर्जा का मान कम है, तो स्वाभाविक पदार्थ कैसा हो जाएगा, अघुलनशील, कि उसमें घुल नहीं पाएगा। ये हमने लिया M सोल्वेशन आयन प्लस और X सोल्वेशन आयन। ये सोल्वेशन क्या जो हमने जल को लिया है वो सोल्वेशन को हमने यहाँ दिखाया है प्लस और आयन के आयन्स में। व्हेन दोज आइसोलेटेड गैसेज आयन्स आर इनटू द क्या कहेंगे सॉल्वेंट्स एंड इंटरेक्ट, एक दूसरे से अंतर क्रिया जब कर रहे हैं विद देयर मॉलिक्यूल्स सो दैट दे गेट सराउंडेड बाय ए सोलवेंट मॉलिक्यूल। सोलवेंट एक सोल्यूट एक सोलवेंट, तो सोलवेंट मॉलिक्यूल के द्वारा जब उसको घिराव कर लेते हैं, जैसे सोडियम चारों से क्या था, ऑक्सीजन का आ गया जल के मोल का, एंड कन्वर्टेड इनटू सोल्वेशन आयन, और किस में चेंज हो गया ये सोल्वेशन आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दीज सोल्वेटेड आयन्स आर रिप्रेजेंटेड दिस, ये हमने रिप्रेजेंट किया है, ये सोल्वेशन आयन के रूप में प्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सोल्वेटेड आयन इज ड्यू टू आयन सोलवेंट इंटरएक्शन, किसके कारण हुआ, आयन सोलवेंट की इंटरेक्शन के कारण, अंतर क्रिया के कारण। ये हमने दिखाया MX2, यहाँ हमने क्या कहा, सोल्वेशन। सोल्यूशन हमारे पास क्या था, H2O का होल X, और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M एक्वस, एक्वस मीन्स जल की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से XH2Y वाई मोल, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे X एक्वस, तो ये आयनिक फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ़ वाटर इज यूज एज ए सोलवेंट, अगर हम वाटर को हम सोलवेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, देयर गैसेस आयंस आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड आयंस, तो गैसेस आयन जो है वो कन्वर्ट होकर के क्या बना लेंगे, हाइड्रेटेड आयन, ये बना लेंगे हाइड्रेटेड आयन। अब देखिए NaCl जैसे हमने बताया क्रिस्टल हमारे पास, ये एक उदासीन क्रिस्टल है, न्यूट्रलाइज है, सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से व्यवस्थित है इसके अंदर। और यहाँ पे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया है डाइपोल के रूप में, जो पॉजिटिव आयन किसकी ओर आ रहा है, नेगेटिव आयन की ओर, नेगेटिव आयन किसकी ओर आ रहा है, पॉजिटिव आयन की ओर। इस प्रकार से हमने एक डाइपोल के रूप में H2O की व्यवस्था यहाँ पे दिखाई है। और यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रेशन आयन, चूँकि H2O के द्वारा उस आयन के चारों तरफ से एक प्राप्त बनती है, तो ये कहलाता है हाइड्रेटेड आयन। M प्लस गैसेज आयन है, सॉल्यूशन वही आ गया। यहाँ पे सॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, ये हमने क्या कहा कि M सॉल्यूशन प्लस एनर्जी रिलीज्ड सॉल्वेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, जैसे हमने इसको NH आयन के साथ ही सॉल्वेशन किया तो ये सोल्यूटेड आयन बन गया, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या कहलाती है, सॉल्वेशन एनर्जी। इसी प्रकार से वाई वाले में बताया हमने कि सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। तो द प्रोसेस बाय विच द सोल्वेटेड, यानी सोल्वेटेड का मतलब हाइड्रेटेड आयंस आर कॉल्ड सोल्वेशन और हाइड्रेटेड प्रोसेस, ये कहलाता है इसका हाइड्रेटेड प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सोल्वेशन, इस सोल्वेशन के दौरान
हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस इज कॉल्ड ए सोल्यूशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ गैसेस आयन इज डिजोल्व इन सोलवेंट, 1 ग्राम मोल को हम सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, सोलवेंट मीन्स वाटर में, इज कॉल्ड ए सोल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है। तो सोल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ सोल्वेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं, अलग अलग नामों से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोल्वेशन या हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक, और ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो फॉर एन आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें, वही पहले जो बताया था आपको कि लैटिक्स एनर्जी और सोल्वेशन एनर्जी दोनों की हम बात करते हैं, तो हम देखना होगा कि सोल्वेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है या लैटिक्स एनर्जी का, जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा है या जलयोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर सोल्वेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है तो आयनिक सॉलिड इज सोल्यूबल इन सोलवेंट, अदरवाइज आयनिक सॉलिड इज इनसोल्यूबल इन सोलवेंट। तो इफ वी डिजोल्व एन आयनिक कंपाउंड इन नॉन पोलर, अब सपोज कीजिए मान लें नॉन पोलर के अंदर हम इस आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास अब पोलर की बात थी। अब नॉन पोलर में क्या होगा कि पोलराइजेशन तो है नहीं, नॉन पोलर है तो अध्रुवीय है, तो देयर इज नो इंटरेक्शन। अब क्या होगा, दोनों के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा बिटवीन गैसेस आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड सोल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर। और जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि कंपाउंड किस प्रकार से घुलनशील होगा, तो क्या रहेगा, अघुलनशील रहेगा। तो सोल्वेशन आयन्स आर नॉट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या किया, सोल्वेशन आयन नहीं बनेगा, और सोल्वेशन आयन अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब घुलनशीलता उसकी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, नो एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी यहाँ पे रिलीज इज द प्रोसेस, क्योंकि रिलीज तो जब होना जब उसमें सोल्वेशन आयन बने, सोल्वेशन आयन जब बनेगा जब वो पोलर सोल्वेंट होगा। तो ब्रोकन द लैटिक्स एनर्जी, तो द आयनिक सॉलिड्स आर नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोल्वेंट। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आयनिक जो है वो नॉन पोलर सोल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर सोल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड किस में होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में। पोलर सोल्वेंट्स आर सोल्यूबल एंड कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड के क्या है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। तो अब एक बात आती है हमारे पास कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, ये आपने कई बार सुना है। इसका मतलब अपने जो आचरण का समान है वो समान को ही डिजोल्व कर पाएगा, पोलर है तो पोलर को कर पाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिजोल्व कर पाएगा। इसको एक मैथमेटिकली रूप देने के लिए हमने गिब्स फ्री एनर्जी का एक रूप यहाँ पे हमने लिया, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, वो द डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंथैल्पी परिवर्तन का बताया, तो डेल्टा जी क्या बताया हमने, नेगेटिव। ये दो प्रकार की रिएक्शन हमारे पास हो सकती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस एंट्रोपी एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इट मीन्स डेल्टा जी का जो मान आ रहा है ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव रूप में आ रहा है। दूसरा हमने एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एच का मान एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है ही, तो डेल्टा जी का मान आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन टी डेल्टा एस नेगेटिव डेल्टा एच, सो द डेल्टा एच इज ओवरऑल नेगेटिव प्रोसेस में। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस से भी हम इसको बता सकते हैं। अब आता है इसमें विलेयता, तो हमारे सामने आ गई। अब की विलेयता को प्रभावित करने वाले कार्य क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्वेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला कारण हम देखा है क्रिस्टल की जालक ऊर्जा लैटिक एनर्जी स्वाभाविक रूप से करती है। अगर लैटिक्स एनर्जी का मान ज़्यादा है तो अंडरस्टूड है कि कंपाउंड जो हमारा डिजोल्व नहीं होगा। अगर लैटिक्स एनर्जी का मान सोल्यूशन एनर्जी से कम है तो वो क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये कारण है कि क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कैसी है, उस क्रिस्टल की जालक ऊर्जा के ऊपर निर्भर करेगा कि दिया गया कंपाउंड जो सोल्यूबल है या नॉन सोल्यूबल है। दूसरा आता है विलायकन ऊर्जा, सोल्वेशन एनर्जी का पहले बताया कि वो रिलेटेड है दोनों, क्रिस्टल जालक ऊर्जा और सोल्वेशन एनर्जी। सोल्वेशन एनर्जी अगर क्रिस्टल जालक ऊर्जा से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, विलायक जो है वो गुड विलायक होगा, ये कह सकते हैं उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा कंपाउंड, और अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा हमारे पास है आयनिक चार्ज। आयनिक चार्ज भी इसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आयन जितना छोटा होता जाएगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ती जाएगी। तो आयनिक चार्ज से भी कंपाउंड जो है वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि विलेयता को प्रभावित करेगा। एक आता है साइज़, किसमें आयनिक साइज़ की भी आती है। तो साइज़ है, चार्ज है, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है कि आकार उसका बड़ा है क्रिस्टल का आकार छोटा है तो किस रूप में आयनिक जालकता उसमें जालक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा और किस रूप में ये विलेयता को प्रभावित करेंगे।
तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट का भी हमने देखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का कैसे इसको प्रभावित करता है। देखिए द मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम देखें तो ये भी एक इसी रूप में काम में आ रहा है इसका, कि आयनिक आवेश की जो बात आपने की कि आयनिक ठोसों की विलेयता आयनिक आकार से अधिक आयनिक आवेश पर निर्भर करती है। देखो साइज की बात की थी हमने, कहा आयनिक आवेश पर निर्भर करती है, यानी विलायकन ऊर्जा तथा जालक ऊर्जा दोनों ही आवेश बढ़ने के साथ क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आकार छोटा होता है। किंतु जालक ऊर्जा में वृद्धि विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। लेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सोल्वेशन एनर्जी। इट मीन्स क्या होगा, अधिक आयनिक आवेश वाले आयनों के क्रिस्टलों की विलेयता सामान्यतः कम हो जाएगी। ठीक है, और यही कारण है कि जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है आदि क्या है, बहुसंयोजी यौगिकों के ऋणायन के यौगिक कम विलयशील होते हैं। एक हमारे पास था इसके अंदर कि आकार वाले मैंने बताया इतना प्रभाव नहीं है, किसी पदार्थ की विलेयता जालक ऊर्जा था विलायक ऊर्जा पर, किंतु दोनों के प्रभाव क्या एक दूसरे के विपरीत हैं ये, अर्थात जालक ऊर्जा बढ़ने से विलेयता कम होगी और जबकि विलायकन ऊर्जा बढ़ने से विलेयता बढ़ती जाएगी। तो ये भी इसके उन्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हमारे पास क्या होता है कि जब एक आयनिक यौगिक को जल में मिलाया जाता है तो उसकी सतह वाले आयन जल अणुओं के विपरीत आवेश वाले आयनों को घेरते हैं और इस प्रकार से निरंतर कंपन उनमें होते रहते हैं। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान जितना ज़्यादा होगा वो विलायक उतना ज़्यादा सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा। तो द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, उस विलायक की सॉल्वेंट की कैपेसिटी क्या है, सॉल्वेंट क्या न्यूट्रलाइज द आयन इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो दैट इज द ईटा, यानी वाटर का एटिक्स का मान होता है। वाटर इज एक्सीलेंट सोलवेंट माना हमने फॉर किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, कारण कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान है वो ज़्यादा होता है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ईटा ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ सोल्वेशन एनर्जी। सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक बात है वो एक अच्छा विलायक सिद्ध होगा। Solubility of a substance depend upon the lattice energy and solvation energy, but both work are oppositely, जैसे हमने अभी बात की थी। तो increase the lattice energy, solubility decrease, but with the increase the solvation energy, solubility increase, and both the energies are inversely proportional to the ionic radii। ये देखिए आप, ये जालक ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d0, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आर प्लस आर माइनस, इट मीन्स d0 क्या है, आर प्लस आर माइनस है, जो इसकी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या होगी। जब बात करते हैं ये एच एस की हम बात करते हैं, साइज ऑफ द केटाइन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द एनाइन। तो यहाँ पे 1 प्लस आर माइनस की हम बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो ये बताना क्या चाह रहा है हमारे को, द इंक्रीज इन एनाइनिक साइज, एनाइन की जब साइन बढ़ती है द वैल्यू ऑफ द लेटिस एनर्जी डिक्रीज। तो जैसे जैसे एनाइन की साइज बढ़ती जाएगी उसकी जालक ऊर्जा का मान जो कम हो जाएगा। सो सोल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट इंक्रीज, तो उसकी सोल्युबिलिटी फॉर एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे देखो बताया भी आपको कि सोडियम फ्लोराइड में देखिए, ये सोडियम फ्लोराइड की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी कि सोडियम तो सब में एक समान है, क्लोरो ब्रोमो आयोडीन इनकी बात कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन केटाइनिक साइज है ना, तो यहाँ पे एनाइनिक साइज बढ़ रही है, फ्लोरीन से क्लोरीन के बढ़े, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयन, तो एनाइनिक के बढ़े। यहाँ हम कह रहे हैं नीचे कि इंक्रीज इन केट, यहाँ तो पुरानी बात आ गई इसकी, किसकी, ये इंक्रीज इन एनाइनिक साइज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लेटिक्स एनर्जी डिक्रीज, तो डिक्रीज होती जाएगी। तो लेटिक्स एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाए सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, साल्ट की इंक्रीज होती जाएगी। और उल्टा ले हम कि इंक्रीज इन द केटाइनिक साइज ऑफ सोल्वेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, सो सोल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट विल डिक्रीज। ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज इन द केटाइनिक की साइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्वेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और सोल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट की भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समटाइम व्हेन द इंक्रीज द केटाइनिक साइज सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीज। इसमें एल्कली मेटल में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए लिथियम फ्लोराइड, यहाँ पे अब जालक ऊर्जा का मान दे रखा है, ये हमने चेस का मान दे रखा है। यहाँ पे देखिए सोडियम फ्लोराइड का, पोटेशियम फ्लोराइड, रूबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। तो ऊपर से चलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो आप देखते हैं इसके अंदर स्थिति क्या बन रही है। तो द रीजन क्या होगा, दिस इज द एंट्रोपी चेंज। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसकी एंट्रोपी चेंज होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो ग्रेटर lowering is lattice energy, the solubility of the sodium fluoride is more than lithium fluoride, lithium fluoride से sodium fluoride की ज़्यादा है। तो यहाँ आप कहेंगे greater the lowering the lattice energy solubility of sodium fluoride की। तो इस प्रकार से solubility के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द
सोल्यूबिलिटी की हम बात करें तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सोल्यूबिलिटी क्या है, ये साथ में ही 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू।